again first Newton's first law, पहले first law लिख लो, फिर momentum और second law लिखते हैं. Newton's first law. Newton's first law. It is law of inertia. Newton's first law. It is the law of inertia, and it states that it is the law of inertia, and it states that a body in a state of rest or uniform motion, a body in a state of rest or uniform motion will remain in that state. A body in a state of rest or uniform motion. जब मैं यूनिफॉर्म मोशन लिख देता हूँ ना, तो मेरे को स्ट्रेट लाइन लिखना जरूरी नहीं रहता, बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट? वेलोसिटी कांस्टेंट. वेलोसिटी कांस्टेंट, तो डायरेक्शन तो कांस्टेंट होगी, तो वो स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है फिर. When a body is in a state of rest or uniform motion, it remains in that state unless or until some external force acts on it to change that state. Unless some external force acts on it to change that state. Unless some external force acts on it to change that state. अब इसके हम एग्जाम्पल्स नहीं लिख रहे, बिकॉज इसके एग्जाम्पल में आप इनर्शिया का कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, रेस्ट का, मोशन का, डायरेक्शन का, जो कल लिखे थे. सो एग्जाम्पल कैन बी एनी एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया, सो वी विल नॉट राइट दैट अगेन. नेक्स्ट इज न्यूटन मोमेंटम. सेकेंड लॉ से पहले मोमेंटम. मोमेंटम मैथमेटिकली तो आपको पता है, इट्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. हम इसको फिजिकली डिफाइन कैसे करते हैं? मोमेंटम इज, कुछ लिखा था 9th की बुक में, मोमेंटम इज क्या है? सर वो क्या जो बताया सर, जब बॉडी को लीन करती तो वो जो नहीं, मैं आपसे अभी 9th का ही पूछ रहा हूँ. 9th की बुक में क्या लिखा था? मोमेंटम क्या है? इट्स quantity of motion contained in body. So momentum, it is the quantity of motion. It is the quantity of motion contained in a body. It is the quantity of motion contained in a body. And mathematically, वो formula है, mv तो उसका formula हो गया. And mathematically, if a body of mass m, mathematically, if a body of mass m is moving with velocity v, then momentum is the product of mass and velocity. Then momentum is the product of mass and velocity. There is P is equals to mv. There is P is equals to mv. We say it is a vector quantity. And its direction is same as जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वही मोमेंटम की डायरेक्शन भी होगी. यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे? मास की यूनिट kg मीटर पर सेकंड. kg is velocity के meter per second. So we say in SI, it's kg meter second inverse, and in CGS, gram centimeter second inverse. Dimensional formula इसका क्या था?
mLT माइनस m1 l1 t minus 1. सर इसको फिर लीनियर मोमेंटम लिखना साइड पे मतलब नॉर्मली मतलब सेम होता है इसका मोमेंटम जब लिखा हो तो इट्स जनरली हम उसको लीनियर मोमेंटम ही लेते हैं पर आगे जाके जब हम रोटेशन भी पढ़ लेंगे तो फिर इसको लीनियर मोमेंटम लिखने की आदत डालना ताकि हमें पता चले कि हम सिर्फ ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, हम रोटेशन की बात नहीं कर रहे. अब न्यूटन के लॉ को अगर हम सेकंड लॉ को पहले समझने की कोशिश करें कि बेसिकली न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ना, इसको हम बोलते हैं इट्स द रियल लॉ ऑफ मोशन. रियल लॉ ऑफ मोशन का मतलब है कि न्यूटन अगर सिर्फ सेकंड लॉ ही देता, फर्स्ट और थर्ड नहीं देता तो भी फर्क नहीं पड़ना था, बिकॉज फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ सेकंड लॉ से ही प्रूव हो जाते हैं. अब न्यूटन ने सेकंड लॉ में, जैसे मैं आपको बोलूं कि कैसे, न्यूटन ने सेकंड लॉ में कहा कि F इज इक्वल्स टू m. अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो F कितना है? F यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है. फर्स्ट लॉ में हमने कहा इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स मतलब ma इज इक्वल्स टू 0. a इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? The velocity is not changing. एक्सेलरेशन 0 कब होती है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है. यही न्यूटन फर्स्ट लॉ था कि बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती. तो बेसिकली फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ. न्यूटन ने अलग अलग लॉ दिए थे बट सेकंड लॉ ही बेसिकली फर्स्ट लॉ भी उसी से कंक्लूड हो जाता है कि अगर फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. अब इसकी जो क्लासिकल फॉर्म जो ज्यादा यूज होगी हमारी न्यूमेरिकल्स एटसेट्रा में, हम dp बाई dt की जगह कह सकते हैं कि जो फोर्स है, इसको पहले समझ लो फिर इसको मैं लिखा दूंगा सारे को. फोर्स इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. टाइम कौन सा? उस टाइम जिसमें मोमेंटम चेंज हो रहा है. तो मोमेंटम का यही फायदा है. मोमेंटम अगर हमें पता हो तो चेंज इन मोमेंटम से हम ये लगा सकते हैं कि वो बॉडी कितना फोर्स लगा रही है. जैसे मैं आपको बोलूं मेरे पास दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, जो देखने में एक जैसी हैं. दो आइडेंटिकल बॉल्स दोनों का मास m है. मैंने इनको फ्लोर पे गिराया. ये नॉर्मल रबर बॉल है और ये जिसको हम क्रेजी बॉल बोलते हैं. अगर मैंने इनको फ्लोर पे गिराया, मास सेम है इनका, तो जब ये फ्लोर को हिट करेंगी इनकी वेलोसिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी? सेम हाइट से ड्रॉप किया. Different. डिफरेंट. सेम होगी वेलोसिटी मास पे डिपेंड करती है. सर सेम होगी. सेम होगी √2gh. अगर मैंने इनको हाइट h से गिराया तो इन दोनों की वेलोसिटी जब ये ग्राउंड पे पहुंचेंगी सेम होगी. अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से अर्थ पे ज्यादा फोर्स किसने लगाई? सर दोनों ने बराबर क्रेजी बॉल ने Crazy ball. क्यों? सर उसका चेंज इन वो मोमेंटम बाउंस कर जाएगी ना वापस. सर चेंज इन मोमेंटम उसका ज्यादा है कि वो कम टाइम में कुछ हो जाएगी वापस. उसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है. अच्छा, चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है या चेंज इन मोमेंटम ज्यादा इसलिए है क्योंकि टाइम ऑफ कोलिजन कम है? सर टाइम ऑफ कोलिजन कम है उसका क्रेजी बॉल. क्यों कम है? क्रेजी बॉल का टाइम ऑफ कोलिजन क्यों कम है? सर वो उस टाइप के मटेरियल हार्ड है वो.
वो कंप्रेसिव अगर नहीं मैं है। तीसरी बॉल भी ले लूं स्टील की, सेम मास बट स्टील की बॉल, तो स्टील की बॉल तो क्रेजी बॉल से भी हार्ड होती है, तो इसमें सर फिर एक वो उसका और टाइम हाइट तक जंप करेगी। टाइम ऑफ, तो स्टील की बॉल का टाइम ऑफ इम्पैक्ट थोड़ा मतलब ज्यादा होगा, तो सर मोमेंटम की वैल्यू कम। क्रेजी बॉल, स्टील की बॉल हार्ड होती है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट हमेशा हार्डनेस पे डिपेंड करता है, बिकॉज रबर की बॉल है, वो पहले दबेगी, फिर वो ओपन अप होगी और फिर वो ऊपर जाएगी, तो वो दबने में टाइम लग जाता है। जैसे शॉकर्स होते हैं, व्हीकल्स में शॉकर्स इसीलिए लगाते हैं ना, आपके पास एक्टिवा है, कार है, कुछ भी है, साइकिल में भी आजकल शॉकर लगे होते हैं। तो शॉकर्स का रोल क्या होता है कि मान लो सड़क पे एकदम से खड्डा आया, अगर शॉकर नहीं होंगे तो आपका एकदम से मोमेंटम चेंज कर जाएगा, बस शॉकर होंगे तो स्प्रिंग को कंप्रेस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस होने में टाइम लगेगा, तो वो जो मोमेंटम चेंज हो रहा था वो ज्यादा टाइम में होगा, तो उससे फोर्स जो आप पे एक्ट करेगी या साइकिल पे एक्ट करेगी वो कम हो जाएगी। या आपने इसका एक एग्जांपल क्रिकेट बॉल वाला पढ़ा होगा कि क्रिकेटर्स अपने हाथ को नीचे करते हैं, जब वो बॉल को कैच कर रहे होते हैं अपने हाथ को फिक्स्ड नहीं रखते, वो नीचे ले आते हैं बॉल के साथ साथ, बिकॉज उससे वो कर क्या रहे हैं, दे आर increasing time of contact. increasing the time in which the change in momentum of ball takes place. अगर वो एक जगह पे रखते तो एकदम से बॉल का मोमेंटम चेंज करता। एक तो हाथ पे चोट लगती, दूसरा रीजन क्या था, सर बॉल बाउंस बाउंस कर सकती है, उस पर फोर्स लगेगी तो वो बाहर निकल जाएगी हाथ से, तो वो अपने हाथ को नीचे लेके आते हैं, तो बेसिकली टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ा रहे हैं। या रेलवे की बोगीज में if you have observed, बफर्स लगे होते हैं, बफर्स का रोल क्या होता है, बफर्स मतलब आपने दो डिब्बों के बीच में ऐसे सिलेंडर लगे देखे होंगे जब collision आप नहीं ट्रेन करने देते। हाँ, बिकॉज टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ा देते हैं। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे वी से चाइना में क्रॉकरीज पैक्ड इन पेपर और स्ट्रॉ, कि अगर हमने किसी चीज को मतलब कोई टूटने फूटने वाला सामान है उसको जब शिप करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो हम उसको स्ट्रॉ में कर देते हैं। आजकल आप अमेज़न से कुछ ऐसा ऐसे शो पीस मंगाते हो तो उसको बबल रैप कर देते हैं, तो उसका फायदा क्या होगा, बिकॉज अगर दो पार्ट्स आपस में टकराएंगे तो दैट बबल रैप और दैट स्ट्रॉ और पेपर दैट विल इंक्रीज द टाइम ऑफ कोलिजन, टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा तो जो फोर्स एक्ट करनी है वो कम हो जाएगी। तो स्टील की बॉल बिकॉज हार्ड होती है, तो स्टील की बॉल हार्ड है, इसमें टाइम ऑफ कोलिजन बहुत कम होगा, तो इस पे बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी और ये भी अर्थ पे ज्यादा फोर्स लगाएगी, ये क्रेजी बॉल से भी ज्यादा फोर्स लगाएगी। एंड अगर मास सेम है रबर की बॉल का और स्टील की बॉल का, तो स्टील की बॉल जंप भी ज्यादा करती है। आप कभी बॉल बियरिंग्स वाली बॉल को ड्रॉप कर, बॉल बियरिंग्स पता है क्या होता है, यस सर। Yes. Yes, sir. छोटी छोटी स्टील की बॉल्स होती है मशीनरी पार्ट्स में, उसको कभी ड्रॉप करके देखना, वो जंप करती है बहुत, बिकॉज इट्स हार्ड एंड स्टील इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड इलास्टिक बॉडी। हम उसको नॉर्मल कभी इलास्टिक की तरह लेते नहीं है, बट फिजिक्स के हिसाब से इट्स अ वेरी गुड इलास्टिक बॉडी, इट जंप्स अ लॉट। तो बेसिकली मोमेंटम से हमें चेंज इन मोमेंटम पता चलता है और वहां से हम फोर्स निकाल सकते हैं कि किसी बॉडी पे कितनी फोर्स लग रही है। अब बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे मोमेंटम चेंज करने में। मैं अगर आपसे ऐसे बोलूं से मेरे पास एक फ्लोर है, एक बॉल को मैंने ऐसे ड्रॉप किया, एंड इसने अर्थ को हिट किया विद अ सर्टेन वेलोसिटी v। एक दूसरी बॉल को थ्रो किया, इसने अर्थ को हिट किया विद वेलोसिटी v बट एट सम एंगल थीटा। वेलोसिटी तो सेम थी बट किसी एंगल पे हिट किया, तो किसका मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा? अच्छा ऐसे समझो, ये वेलोसिटी जो मैंने ऐसे मार्क की है, इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ये वेलोसिटी है, इसी डायरेक्शन में है,
यस सर और वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है। अगर मैं आपसे कंपोनेंट पूछूं, ये कौन सा कंपोनेंट होगा, वी कॉज या वी साइन? cos बिकॉज I said angle है, that is cos. v sin theta. वी साइन थीटा। बॉल ने आके हिट किया, बॉल ने आके हिट किया। आप मेरे को थोड़ा सा सोच के बता सकते हो कि जब ये हिट करेगी तो वी कॉस थीटा चेंज होगा, वी साइन थीटा चेंज होगा, या दोनों चेंज हो जाएंगे कोलिजन के बाद? मतलब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होगी, वर्टिकल चेंज होगी, या कोलिजन के बाद दोनों चेंज हो जाएंगी? सर दोनों में हो जाएंगे। वर्टिकल। अगर मैं आपको यहाँ पे एक बॉल बना दूं, से बॉल है जिसने आके हिट किया, अब मेरे को बताओ ग्राउंड जो इस बॉल पे फोर्स लगाएगा वो किस डायरेक्शन में लगाएगा? वर्टिकल। नॉर्मल रिएक्शन इधर ही होगा। ग्राउंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा, यस अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। फ्रिक्शन होगी तो होगी, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ग्राउंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा रहा। तो कमिंग बैक टू द कंसेप्ट जो हम पिछले चैप्टर में कर रहे थे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट सेम रहेगी। हो सकती, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा कोलिजन के बाद। तो ये डिपेंड करता है, मतलब सिर्फ वेलोसिटी पे नहीं, सिर्फ स्पीड पे नहीं, इट डिपेंड्स ऑन मोमेंटम। अब कितनी फोर्स लगेगी, दैट इज, अगर मैं ऐसे लिखता हूं चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम को मैं ऐसे लिख सकता हूं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टी। यस Yes. अब देखो तो अगेन इट्स अ सेम फॉर्मूला, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं v minus u by t is एक्सेलरेशन acceleration. तो m में वेक्टर साइन का मतलब है कि डायरेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। आप किसी बॉडी पे कितनी फोर्स लगाते हो ये सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता कि मास कितना है और स्पीड कितनी है, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि डायरेक्शन कौन सी है। जैसे इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें आपसे पूछते हैं जो नॉर्मल बुक्स में दी नहीं होती, बट आपको खुद सोच के आंसर देना होता है। कि जैसे हम ग्लास विंडो है, उस पर पत्थर मारे तो वो टूट जाती है, बट इफ बुलेट इज फायर्ड तो उसमें एक होल होता है। पत्थर मारने से टूट गई, बुलेट के फायर करने से होल हुआ, इसका रीजन? सर पत्थर का एरिया ज्यादा है एज कम्पेयर टू बुलेट। आप छोटा पत्थर भी मारोगे तो भी टूट जाएगा। सर बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा है, यस टाइम का फर्क है। तो सर लेस टाइम चेंज इन ऑफ मोमेंटम कांटेक्ट। ज्यादा होता है बुलेट के केस। बिकॉज फिजिक्स में टाइम हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। बुलेट जब पास करती है ग्लास में से भी सिर्फ इतना टाइम नहीं लेती कि वो अपना मोमेंटम ग्लास को ट्रांसफर कर सके। बेसिकली टोटल मोमेंटम तो उतना ही है, बुलेट के पास ही था। जब आपने पत्थर मारा तो पत्थर बिकॉज धीरे जाके हिट किया, टाइम इज देयर टू ट्रांसफर द मोमेंटम ऑफ स्टोन टू द ग्लास, तो ग्लास को ज्यादा मोमेंटम मिल गया। बुलेट इतनी जल्दी उसमें से पास कर जाती है कि टाइम इज नॉट अवेलेबल फॉर ट्रांसफर ऑफ दैट मोमेंटम। सो फिजिक्स में टाइम हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। जैसे आपने फायर वॉकर्स को देखा, फायर वॉकर क्या होते हैं? आप कभी यूपी की साइड जाओगे ना तो वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे साधु वाधु मिल जाते हैं जो से कोयलों के ऊपर चलते हैं, आग जलाई होती है कोयलों में एंड उसके ऊपर चल के निकल जाते हैं। सो बेसिकली वो फिजिक्स का कौन से दो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं? लेस टाइम। जल्दी निकल जाते हैं ज्यादा, मतलब एक तो जल्दी निकल जाते हैं कि टाइम इज नॉट अवेलेबल फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम दैट बर्निंग कोल टू देयर बॉडी। बिकॉज आप घर में भी अगर कभी ट्राई करो, से आपने किसी अगर हॉट यूटेंसिल को टच करना है, अगर आपने देखना है कि वो गर्म है कि नहीं, अगर आप बहुत जल्दी हाथ लगा के पीछे कर लेते हो तो आपको हाथ नहीं जलता। यस आप
रखोगे तभी हाथ जलेगा ना, कुछ टाइम लगेगा हीट को ट्रांसफर होने में, ऐसे तो है नहीं कि एकदम ही सारी हीट ट्रांसफर हो जाएगी। या अगर आग जल रही है उसके ऊपर से आप ऐसे हाथ एकदम से क्रॉस कर दो तो आपका हाथ नहीं जलता। एक तो ये कंसेप्ट हो गया कि टाइम इज नॉट अवेलेबल। दूसरा वो क्या यूज करते हैं कंसेप्ट, सर वो कम एरिया कांटेक्ट में लाते हैं पैर। they put a some fluid, some kind of fluid अपने पैरों के नीचे जनरली, मतलब बहुत ठंडे पानी में भी अगर आप अपने पैर एक बार डिप करके उसके ऊपर चलोगे ना तो इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर। जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है तो आपके पैरों के बीच में और उस आग के बीच में एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जो बहुत जल्दी हीट ट्रांसफर नहीं होने देती, तो फटाफट उतनी देर में वो क्रॉस कर जाते हैं। सो इट्स नॉट समथिंग विच दे डू कि उनके पास कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। या जैसे रेसनिक में, शायद रेसनिक की बुक अगर देखोगे ना तो फर्स्ट पेज पे उसके एक फोटोग्राफ बनी हुई है, एक आदमी ट्रक को खींच रहा है या शायद ट्रेन को खींच रहा है, कुछ ऐसे फोटोग्राफ है मेरे ख्याल से। तो फोटोग्राफ तो फर्स्ट पेज पे दी हुई है, उन्होंने उसकी आगे जाके एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि बेसिकली ट्रक को खींचने के लिए अपने से उसने शोल्डर के साथ रस्सी बांधी हुई है एंड ट्रेन को या ट्रक को खींच रहा है। तो इट्स नॉट कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, मतलब ठीक है थोड़ी तो पावर नॉर्मल इंसान से ज्यादा होगी बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है। दे आर बेसिकली यूजिंग अ फिजिक्स कंसेप्ट जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये पता हो कि उस व्हीकल जिसको भी खींचना है उसमें और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, तो आप स्ट्रिंग की लेंथ ऐसे एडजस्ट कर सकते हो कि उसको खींचने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो मिनिमम हो जाएगी। आप उसको अपनी रस्सी दोगे अपने साइज की तो वो भी नहीं खींच पाएगा, बिकॉज उन्होंने सारी कैलकुलेशन करके वो स्ट्रिंग की लेंथ, अपनी हाइट, वो सब कुछ डिसाइड किया है कि स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ कितना एंगल बने कि उस ट्रक को खींचना आसान हो जाए। सो they have done all those calculations before attempting that. ऐसा नहीं है कि वो हर इंजन को खींच लेंगे, उनको पास डेटा ही नहीं है। तो फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट इन सच केसेस। अब ये तो एक डेफिनेशन हो गई मोमेंटम की कि मास इनटू वेलोसिटी। दूसरा हम कहते हैं जब मासलेस पार्टिकल्स आते हैं जैसे फोटोन, तो फोटोन में फिर हम डी ब्रॉगली का फॉर्मूला लिख देते हैं जो आप केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो, h/c। तो उसमें हम फिर h/c यूज करते हैं और उसमें आपको इंटेंसिटी के साथ कोरिलेट करना आना चाहिए। इंटेंसिटी आई होप आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, इंटेंसिटी क्या होती है, पढ़ा है ना सबने। सर वो डी ब्रॉगली का गलत नहीं था, आप बता रहे थे कि वो डी गलत। ब्रॉगली का आपको जो प्रूफ कराया है वो गलत है, डी ब्रॉगली का प्रिंसिपल गलत नहीं है, उसने तो ठीक ही किया था, आपको गलत कराया, मैंने ये बोला था। ओके। उसका फॉर्मूला गलत नहीं है, उसका मेथड जैसे आपने ड्राइव किया वो गलत है। अब मेरे को ये बताओ, आपको इंटेंसिटी पता है ना क्या होती है? सर यस, वो कितने फोटॉन स्ट्राइक करते हैं उसको। मैं अगर आपसे बोलूं, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जैसे पढ़ा होगा कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाती है, यस पढ़ा है ना? तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, कैसे बढ़ जाती है? सर वो कितने फोटॉन स्ट्राइक हो रहे हैं मैंने डिवाइड। क्या पूछा, एक मिनट, मैंने क्या पूछा? टाइम। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? मैं आपसे कहानी नहीं सुनना चाहता, मैं फॉर्मूला सुनना चाहता हूँ। आप जब कोई चीज पढ़ते हो कि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होंगे वो बढ़ गए, तो आपके दिमाग में बिल्कुल एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए, कैसे बढ़ गए? तो कुछ फॉर्मूला होगा ना जिससे निकाला होगा ये। तो मैं वो फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, बिकॉज इस चैप्टर में मेरे को वो चाहिए। अच्छा चलो, इंटेंसिटी की डेफिनेशन बताओ क्या होती है? इंटेंसिटी हम किसको बोलते हैं, किस चीज का नाम है ये इंटेंसिटी? सर ये डी ब्रॉगली प्रिंसिपल वाली definition है। यार मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, इंटेंसिटी आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कम से कम 10 जगह लिखा होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिखा था ना?
Yes. फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी से चेंज नहीं करती, रिटार्डिंग पोटेंशियल चेंज करती है अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करें। सो ये जब सारी कहानियां लिख रहे थे तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे को ये तो बता दो इंटेंसिटी होती क्या है, फॉर्मूला मैं बता दूंगा। मेरे को ये तो बताओ इंटेंसिटी हम किसको कहते हैं। यार बड़े अजीब हो तुम, तुम्हें यही नहीं पता इंटेंसिटी क्या होती है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ के आ गए हो। आपके दिमाग में ये चीजें क्यों नहीं स्ट्राइक करती कि हम पूछें इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी फॉर्मूला तो दूर की बात थी यार, मैं तो कंसेप्ट पूछ रहा हूँ, इंटेंसिटी हम किसको कहते हैं। Number of photons taken per unit. अच्छा, तो इंटेंस नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम इंटेंसिटी कहते हैं, तो इसका मतलब इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m0 l0 t0, क्योंकि वो तो एक नंबर है Sir, per second. Per second. पर सेकेंड, तो उसका फॉर्मूला हो गया m0 l0 t-1। सर इंटेंसिटी जनरल में तो मतलब एक्सट्रीम होगा ना। मेरे को सिंपल बता दो इंटेंसिटी, मेरे को नहीं आता इंटेंसिटी क्या होता है, मेरी हेल्प करो थोड़ी सी। किसी चीज का वो So, amount- एक्सट्रीम अमाउंट किसका, आगे भी तो बोलो, अमाउंट किसका। सर कि कितनी स्ट्रेंथ से उस एरिया के Strength. ऊपर वो एनर्जी। स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ क्या होता है, आप रियलाइज करो ये साइंस है, प्रिसाइज डेफिनेशन होती है हर चीज की, कहानियां नहीं सुननी किसी ने आपकी। मतलब देखो, आपने 3 इडियट्स देखी होगी है ना, उसमें एक वो क्या था, वो जो बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन बताता था हर चीज की, उसका नाम भूल गया मैं, वो जो साउथ इंडियन लड़का दिखाया था। मेरे को उस तरह की प्रिसाइज डेफिनेशन चाहिए, मतलब पता होने से कुछ नहीं होता, बिकॉज मतलब भी तो आपको तो क्या मतलब भी नहीं पता ठीक से। इंटेंसिटी इज एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। When we say intensity increases, that means energy of light which is falling on a given surface per second per unit area, सिर्फ पर सेकेंड नहीं, और नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं, एनर्जी। अब एक फोटॉन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन एच न्यू, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये इंटेंसिटी होती है, एन एच न्यू बाई टी ए। हमने फ्रीक्वेंसी को रखा सेम और इंटेंसिटी बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ाई मतलब हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो बढ़ा दिए, एन बाई टी को बढ़ा दिया। एन बाई टी को बढ़ाया तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनका नंबर भी बढ़ गया। ये इतना छोटा सा तो फॉर्मूला है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। अब एनर्जी पर सेकेंड के यूनिट क्या हो जाएंगे, वॉट। Power. के unit. एनर्जी पर सेकेंड वॉट ही होता है ना, पर यूनिट एरिया तो वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी के यूनिट हो गए। समझो चीजों को, मतलब आपको हेल्प होगी, हेल्प इन अ वे कि आप अगर चीजों को समझ के पढ़ोगे तो आपको एक ही बार ही पढ़ना पड़ेगा और किसी चीज को रटना भी नहीं पड़ेगा। आप ऐसे ऊपर ऊपर से सुपरफिशियस पढ़ोगे तो आपको भी चीजों को रटना पड़ेगा हर चीज को। ये फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में हो तो आपको सारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट समझ में आता है कि क्यों आइंस्टाइन ने सारा कंसेप्ट डेवलप किया। एनीवेज, कहां तक लिखा था हमने, मोमेंटम तक लिखा है ना। देन यू राइट न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। According to Newton's second law, the external force acting on a body
and rate of change of linear momentum. External force acting on a body and rate of change of linear momentum are directly proportional to each other. That is Sir, एक F बार external force external force acting on a body and rate of change of linear momentum are directly proportional to each other. आप इसको ऐसे लिखो. Constant of proportionality is 1. So you get F is equals to dp by dt. अगर मास कांस्टेंट है तो dm by dt की वैल्यू 0. Implies F is equals to फोर्स स्केलर है या वेक्टर है? vector वेक्टर. डायरेक्शन कौन सी होगी? सेम एज दैट ऑफ velocity चेंज इन change in वेलोसिटी velocity या एक्सेलरेशन या चेंज इन वेलोसिटी. Force is a vector quantity. And its direction is change in velocity. आपने केमिस्ट्री में काइनेटिक थ्योरी पढ़ ली अभी या नहीं पढ़ी? गैसेस no sir अभी रहने दो फिर, बिकॉज उसमें कंसेप्ट काफी यूज होंगे गैसेस पढ़ोगे जब. अच्छा, अब बात करें इसके यूनिट्स की. तो इसके यूनिट्स को हम दो वे में डिवाइड कर देंगे. पहले तो absolute units and gravitational units. Absolute units को further मैं दो वे में डिवाइड कर सकता हूँ, SI और CGS. SI में यूनिट
न्यूटन और सीजीएस में डाइन। ये यूनिट आप पढ़ के भी आए हो पहले कि फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं। ग्रेविटेशन में भी अगेन दो पार्ट्स, एसआई और सीजीएस। एसआई यूनिट केजीएफ, ये ग्राम फोर्स। अब अगर मैं आपको बोलूं 1 न्यूटन, तो दिस इज बेसिकली 1 kg into 1 meter per second square. F is equals to ma. तो 1 न्यूटन को डिफाइन कैसे कर सकते हो? 1 Newton is that much force which when applied on a body of mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square in the direction of force. So we can say that 1 Newton is that much force which when acts on a body of mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square in direction of force. Similarly, अगर मैं 1 dyne लिखूं तो 1 dyne is The same definition. 1 gram into 1 1 centimeter. gram into 1 centimeter per second square. और similarly इसको भी define कर सकते हैं, force acting on a body of mass 1 gram producing an acceleration of 1 centimeter per second square. ये स्कूल में ही पूछते हैं, ऐसी डेफिनेशंस और कहीं नहीं आएंगी। On a body of mass 1 gram ये तो हो गए एब्सोल्यूट यूनिट्स की डेफिनेशंस। अब ग्रेविटेशनल यूनिट्स में हमने पहले लिखा 1 kgf। 1 kgf का मतलब होता है 1 kg। ग्रेविटेशनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन 1 की जगह g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे अर्थ है तो g की वैल्यू 9.8. 9.8। तो a force which acts on a body of mass 1 kg to produce an acceleration of 9.8 meter per second square. तो 1 kgf बड़ा यूनिट है या 1 न्यूटन बड़ा यूनिट है? 1 kg. 1 kgf बिकॉज ये 9.8 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं फॉर अर्थ, we can say 1 kgf is this is 9.8 न्यूटन। ये बहुत सारी जगह पे गलत वे में यूज होता है, एफ लगाते नहीं है। प्रेफर कौन सा करना चाहिए, न्यूटन या केजीएफ? न्यूटन। केजीएफ क्यों नहीं? अर्थ भी लगेगा सर, अर्थ से अगर मून पे चले जाओ वहां पे हर जगह पे लगेगा। केजीएफ सिर्फ अर्थ पे थोड़ी लगेगा, मून पे भी तो केजीएफ होगा ही, बट केजीएफ की वैल्यू हर जगह पे अलग होगी क्योंकि हर प्लैनेट पे, हर मून पे जी की वैल्यू 1/6 है जैसे, तो केजीएफ की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। तो बिकॉज इसकी वैल्यू एब्सोल्यूट नहीं है इसलिए उसको एब्सोल्यूट कहते हैं कि वो फिक्स्ड वैल्यू है कि 1 kg एंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू हर जगह पर डिफरेंट आ जाएगी, तो इसलिए हम केजीएफ को जनरली प्रेफर नहीं करते, यूज बहुत करते हैं
यूज बहुत करते हैं, जैसे मान लो आप में से सबसे ऊपर किसका नाम आ रहा है इस टाइम से, देव सोनी। देव सोनी, आपका वेट कितना है? देव, सुन रही हो मेरी आवाज? अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपका वेट कितना है? कोई बता दे अपना वेट, किसको पता है? किसी को नहीं पता अपना वेट? यार क्या इंसान हो तुम। 60 कितना? सर वेट पूछा सारे चुप। 60 यार मैं कौन सा यहाँ पे तुम्हारा मतलब मॉडलिंग करानी है मेरे को किसी से? वेट बताने में क्या प्रॉब्लम है? सर 70 70 है ना? ये झूठ बोला ना दोनों ने। मैंने पूछा वेट, इन्होंने बताया मास। अगर किसी का 65 है तो वो तो मास है ना, उसको जी से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। वेट पूछा mg। अब ये टर्मिनोलॉजी कहां से आई? ये आप सब बता तो मेरे को kgf रहे हो, बिकॉज 65 kg नहीं है आपका वेट, आपका वेट है 65 kgf। तो किलोग्राम में नहीं है वो, यूनिट kgf है। बिकॉज अगर आप एसआई में बताओगे तो आप 65 को 9.8 से या 70 को 9.8 से 50 को 9.8 से मल्टीप्लाई करके बताओगे। तो नॉर्मली हम किसी को वेट बताते हैं तो हम केजीज में बता देते हैं, बट केजीज में यहाँ तो मास होता है। अगर आपने वेट बताना है, या तो आप यूनिट ठीक करो अपने की 65 kgf की किलोग्राम फोर्स। बट वो फोर्स कहीं हट गया बीच में से, सब केजी में बताने लग गया अपने वेट को, जबकि केजी मास का यूनिट होता है। मास एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू है मतलब वो बदलती नहीं है। यहाँ पे जितना मास है मून पे भी उतना ही मास होगा, पर वेट तो आपका बदल जाएगा, डिफरेंट प्लैनेट्स पे डिफरेंट वेट आएगा। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर कोई वेट पूछे तो यहाँ तो आपको न्यूटन में बताना चाहिए या केजीएफ में बताना चाहिए, बट हम केजी में ही बताते हैं हमेशा। एनीवेज, तो ये जो यूनिट है केजीएफ, इसको हम कहते हैं कि 1 kgf is force which acts on a body of mass 1 kg to produce acceleration of इसके नीचे रीजन लिख लो। ग्राम फोर्स को भी सिमिलरली लिख सकते हो, मैं उसको डिफाइन नहीं करूंगा। 1 ग्राम फोर्स क्या हो जाएगी? 1 ग्राम इंटू 1 ग्राम इंटू जी 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो अर्थ पे करेंगे तो जी की वैल्यू सीजीएस में, जी की वैल्यू सीजीएस में कितनी होती है? 980, बिकॉज मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया ना। तो 980 डाइन 1 kgf is 9.8 न्यूटन। मेरा पर्पस ये है कि आप ये याद रखना कन्वर्जन, बिकॉज these two conversions will be used in numericals। ये न्यूमेरिकल्स में यूज होनी है दोनों कन्वर्जन्स। अर्थ के लिए जनरली न्यूमेरिकल आएंगे, इनफैक्ट 99.9% अर्थ का ही न्यूमेरिकल होगा, तो यही कन्वर्जन यूज होगी। इसके नीचे Excuse me, लिख लो, sir. यहाँ तक कर लिया? हाँ जी। सर अब वो कल वाली असाइनमेंट के डाउट कब लोगे? कल वाले असाइनमेंट कितने डाउट्स हैं? सर 4 को है। सर चार? दो सर 2-3 चार 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 7 फोर 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 4 देखता हूँ मैं। अभी कितना टाइम है? 7 बजे। अभी देख लिया, हो जाएंगे आज ही। ऐसे छोटे से तो हैं वो, कुछ है ही नहीं उनमें खास। आपने मतलब काफी लोगों के तो ठीक है, मैंने कुछ लोगों के असाइनमेंट देखे, कुछ ने तो सारे ठीक किए हैं। जिनके गलत है उनके देख लेंगे कौन से क्वेश्चंस में डाउट है। आप कंसेप्ट ठीक से नहीं लगा रहे, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग को सेम नहीं लेके चल रहे, इसलिए गलत आंसर निकाल रहे हो। 1 ग्राम सर एक बार फोर्सेस उसके सॉल्यूशंस भी भेज देना वेरीफाई करने के लिए। भेज दूंगा सॉल्यूशंस में। सो यू कैन राइट, इसके आगे लिखो absolute units are preferred, absolute units are preferred
as compared to. Absolute units are preferred as compared to gravitational units because the value of gravitational units depends on the value of gravitational unit depends on the value of g, which is different at different places. Value of gravitational unit depends on value of g, which is different at different places. Next, to write the numerical. Find velocity of 2 kg mass shown in the figure. Find the velocity of 2 kg mass shown in the figure. अच्छा, अगर मैं इतना ही डायग्राम देता, मान लो ऐसे, और मैं आपसे पूछता 2 kg की वेलोसिटी कितनी है, तो क्या बताते? फोर मीटर पर सेकेंड। ये 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे जाएगा तो ये 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर आएगा। क्लियर है ये तो सबको? Yes, है ना? sir. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अब मैं इसको थोड़ा सा बदलता हूं। मैं इस पुली को ऊपर खींच रहा हूं 2 मीटर पर सेकेंड से, तो मेरे को 2 kg की वेलोसिटी बतानी है। मैं पुली को ऊपर खींच रहा हूं, ये सिस्टम 6 काम मीटर पर आएंगे सेकेंड। आपके, बिकॉज पुली रेस्ट पे नहीं है तो क्या। तो मैं इसको जनरल करता हूं। पहले जनरल मतलब वैल्यूज ऐसे लेने की जगह इसको मैं मान लेता हूं ये मेरी बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये इसकी वेलोसिटी कुछ भी ऐसे लेट इट बी वी है, इसकी बतानी है वी बी हमने, और ये पुली की वेलोसिटी है वीपी। अब थोड़ा सा इमेजिन करना, अगर आप पुली को रेफरेंस फ्रेम मान लो, मतलब पुली को आप ऐसे समझो कि आप पुली के ऊपर बैठे हो, तो आपके हिसाब से अगर ये वाली बॉडी 2 मीटर नीचे आती है, ये 2 मीटर के ऊपर जाएगी या डिफरेंट जाएगी? आप पुली के ऊपर बैठे हो खुद भी, तो आपके हिसाब से पुली की वेलोसिटी कितनी है अगर आप पुली पे ही बैठे हो तो? वो इतनी है। हाय यार, क्या 0 है।
सर क्योंकि अगर आप पुली के ऊपर बैठे हो तो आपकी और पुली की रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो होगी क्योंकि दोनों की सेम है। यस जब मैं कह रहा हूं कि आप पुली के ऊपर बैठे हो मतलब आपकी और पुली की वेलोसिटी सेम है, तो रिलेटिव टू यू पुली इज एट रेस्ट। आपने ये देखा कि अगर ये बॉडी 2 मीटर नीचे जाती है तो ये 2 मीटर ही ऊपर आएगी बिकॉज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है। यस आपके हिसाब से अगर ये VA से नीचे जाएगा तो ये VA से ही ऊपर आएगा। यस आपके हिसाब से आप ग्राउंड पे तो नहीं हो, आप कहां पे हो? पुली पे। पुली के तो रिलेटिव टू पुली A और B की वेलोसिटी सेम है पर डायरेक्शन ऑपोजिट है। रिलेटिव टू पुली A और B की वेलोसिटी सेम है पर डायरेक्शन ऑपोजिट है। मतलब कैसे लिखूं मैं? इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू पुली इज ऑपोजिट ऑफ वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू पुली। यही बनेगी इक्वेशन यस यस सर यस ना? सर VAP का मतलब क्या होगा? VA माइनस P माइनस ऑफ VP माइनस VP तो दिस इज VA माइनस VP इज इक्वल्स टू, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ पुलीज अगर पुली भी मूवेबल है और उसके साथ 2 ब्लॉक्स अटैच्ड हैं तो उन तीनों की वेलोसिटी में ये रिलेशन होगा हमेशा। सर मैं पर इसको हमने पर डिफरेंशिएट कर दूंगा तो यही रिलेशन एक्सेलरेशन में आ जाएगा कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज एक्सेलरेशन ऑफ A प्लस एक्सेलरेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय 2। पूछो क्या पूछ रहे हो? सर पर ये तो हमने ये कंसीडर करके रिलेशन डिराइव किया कि वो मैंने कंसेप्ट थोड़ी कुछ गलत लिया है, मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला डिराइव करने का मेथड बनाया। बिकॉज ग्राउंड से देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज ग्राउंड से ऐसे नहीं होगा कि अगर एक इतना ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे आ रहा है, बिकॉज पुली खुद भी मूव कर रही है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें रिलेटिव टू पुली ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस पे आते हैं न्यूमेरिकल पे। मेरे को बताओ VP कितना है? 2 मीटर पर सर मैं2J VP कैप मैंने वेक्टर साइन डाला ना, तो Sir. VP इज 2J 2J कैप VB इज माइनस J का 4 माइनस 3 कैप माइनस हो जाए VA बताना है हमने। तो अगर मैं फॉर्मूला में वैल्यू डालूं यही आया, यस यस absolute use of vectors and relative concepts। ये चीजें आपको कहीं मिलेंगी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ किसी बुक में नहीं मिलेंगी, ऐसी चीजें हर बुक में कुछ कुछ दी होती हैं। कोई भी ऑथर फिजिक्स का आपको सारे कंसेप्ट्स एक बुक में लिख के नहीं देगा, और नोट्स में भी कहीं नहीं मिलेंगे। उसका रीजन बिकॉज दे डोंट वांट, जो उन्होंने एक्सपीरियंस से सब कुछ बनाया, फॉर्मूला डेवलप किए, वो कोई ऐसे ही बना बनाया यूज कर ले। तो नॉर्मली हम कहते हैं बहुत सारी बुक्स में मिला जुला के सारी चीजें मिलती हैं, क्लास के नोट्स को फॉलो करना है, आपको फॉर्मूलाज एज सच एक ही बुक में नहीं मिलने वाले हैं। तो ये केसेस होते हैं, ये केस है जहां पे पुली मूव कर रही है तो A और B की वेलोसिटी और पुली की वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा। सो पहले ये देखो, ये समझ में आया, फिर मैं इसका कंसेप्ट लिखाता हूँ। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर यस सर You can write its concept. If pulley is moving
if pulley is moving with certain velocity, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इस केस में पुली अपवर्ड जा रही है, अपवर्ड जा रही है तो हमने ले लिया कि 2j कैप, डाउनवर्ड आ रही होती तो मैं -2j कैप ले लेता। If pulley is moving with a certain velocity and two blocks are attached as shown in figure, and two blocks are attached as shown in figure, then relative to the pulley, both the blocks are moving with velocity which is equal and opposite relative to the pulley. Both the blocks are moving with velocity which is equal and opposite. That is, VAP is equals to minus of VBP. वो जो राइट साइड पे लिखा है उसको कॉपी कर लो सारे को, VP is equal to VA plus VB by 2, सारा कॉपी कर लो एंड उसके बाद करना which is velocity of A with respect to pulley is equal and opposite to velocity of B with respect to pulley. Velocity of A with respect to pulley is equal and opposite to velocity of B with respect to pulley. Is equal and opposite to velocity of B with respect to pulley. सर अगर पुली रेस्ट पे है तब भी फॉर्मूला वैलिड है। हाँ पुली रेस्ट पे है तो फिर तो आसान ही हो गया। देखो पुली रेस्ट पे है तो वीपी कितना हो गया? 0 0। तो वी और वीबी में रिलेशन क्या आ गया? Cx इक्वल टू -2। तो अगर एक 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, दूसरा 4 मीटर पर सेकंड से नीचे आएगा, फिर तो काम ही आसान हो गया। सर इस फॉर्मूला को स्ट्रिक्टली अप्लाई कर सकते हैं या इस दिखाएंगे? कैसे? क्या मतलब पूछा? प्रूव करना पड़ेगा? नहीं नहीं, एग्जाम में सीधा यूज कर सकते हो। असाइनमेंट के डाउट्स बताओ कौन से थे? ये कर लिया नोट? ये भी नोट कर लेना। असाइनमेंट में डाउट्स बताओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था पहले? 3 वो डबल पुली। 6 8 7 सर 4 रुक जाओ, 8 करने, थर्ड कर रहा हूँ पहले मैं।
सर ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ देख लो पहले फिर। ये एंगल कितना दिया था 37। ये Yes. सर इसकी वेलोसिटी दी थी, इसकी निकालनी है। ये दी है ये Yes, sir. वेलोसिटी Sir, yes. 10 meter per second. 10 20 10 Sir, 10. हमें को इसकी वेलोसिटी निकालनी है। 10 इसकी दी थी पुली की या इस ब्लॉक की? ब्लॉक की। Block. ब्लॉक की 10 दी है, तो ये तो 20 हो जाएगी ना। स्ट्रिंग की, बिकॉज स्ट्रिंग दो साइड से अटैच्ड है। सर कैसे हुई 20? ये अगर 5 सेंटीमीटर नीचे आएगा, ये कितना नीचे आएगा? पुली पुली भी 5 ही आएगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर नीचे आया, पुली कितना नीचे आएगी? अटैच्ड है, ये भी 5 ही आएगी, तो ये लेंथ तो 10 बढ़ जाएगी ना, 5 इधर और 5 इधर, तो इसकी वेलोसिटी तो डबल ही होगी। अब ये v बताना है हमने, हो गया सॉल्व ये तो। ये v है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, दिस इज v cos 37। v cos 37 इज इक्वल टू 20, v बताना था कितना। Fourth. Velocity along the string is 20. So 25 मीटर पर सेकेंड। पर ये लॉजिक आपको देखना पड़ेगा कि ये अगर इसकी वेलोसिटी 10 है, पुली की भी 10 है, तो स्ट्रिंग की वेलोसिटी 20 होगी। बिकॉज पुली अगर 5 सेंटीमीटर नीचे आती है तो स्ट्रिंग डबल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा स्ट्रिंग को, बिकॉज 5-5 सेंटीमीटर दोनों साइड बढ़ेगी। थर्ड कौन सा क्वेश्चन था? Sir, एक fourth question है। ये फोर्थ है ना, थर्ड भी देखने दो मेरे को। और कौन सा डाउट है पहले और बता दो। 5th 6th 8th। 7. फिफ्थ तो हमने क्लास में पहले शायद किया हुआ था। Sir, yes. फिफ्थ क्वेश्चन क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है हमने। ये वाला क्वेश्चन डाउट है। और एंगल कितना दिया था इसमें, थीटा। ये 6th है। ये 6th है। ये हो गया। ये करवा दो please। या कुछ होता भी है ढंग से। ये वेलोसिटी u, तो ये कितनी, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है u, तो ये u cos 90 माइनस थीटा। ये इधर जाएगा, ये वेलोसिटी v, ये थीटा तो ये भी थीटा, दिस विल बी, तो v cos थीटा, सॉरी ये v1 cos थीटा इज इक्वल्स टू u sin थीटा। अलोंग द रॉड वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ये आंसर आ गया। सर इसको डिफरेंशिएट करके भी कर सकते थे कि लेंथ रॉड। वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग से जल्दी हो जाएगा ना। ओके सर हाँ जी, सर इसमें ऐसे भी कर सकते थे कि रॉड जो है यू है वो वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगी। रॉड सर ये जो यू ए पॉइंट है। एंड ए वर्टिकल में जाएगा, एंड बी हॉरिजॉन्टल में जाएगा। हाँ जी सर। सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, फिर दोनों को इक्वल रखते यही आ जाएगा। हाँ, बट मेरा मेथड छोटा है ना, इसीलिए तो पेपर पूरे नहीं होते, बिकॉज आपके मेथड लेंथी हो जाते हैं। मैंने एक स्टेप में ही सॉल्व कर दिया उसको।
नेक्स्ट आपका कौन सा था? 7th असाइनमेंट निकालने, तो 5th भी था शायद किसी का डाउट। 8th एक मिनट, असाइनमेंट निकाल लो मैं। सर एक थर्ड क्वेश्चन भी है। इतनी वैसे असाइनमेंट थी नहीं जितने डाउट्स लेके आए हो। अभी तो बिल्कुल बेसिक वाली असाइनमेंट दी थी। थर्ड, 5th, 7th, 8th। Fifth is components बनाओ। यही फोर्सेस लग रही हैं बस। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन क्या बन गई? 5g is equal to t2 sin 60 plus t1 sin 30. और t1 cos 30 is equals to, t2 cos 60. मेरे पास ये आ गया t1 √3/2 is equals to t2/2। मेरे पास t2 आ गया t1 √3। ये वैल्यू डाल दो, यहाँ पे हो गया सॉल्व। ये वैसे काफी लोगों का ठीक था ये क्वेश्चन। मेरे को बताओ एक्स वाई जेड में से कांस्टेंट क्या है? एक्स Z. वाई एंड जेड में से कांस्टेंट क्या Y रहेगा? वाई कांस्टेंट रहेगा। और मेरे पास ये रिलेशन भी है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो dx/dt कितना आ गया? यही बना। z, इसकी वेलोसिटी कितनी दी है? dz/dt। दिस इज गिवन एज u। ये एंगल थीटा, तो z/x क्या होगा? cos थीटा। इसमें क्या होगा? इस ट्रायंगल में cos थीटा। Z by x. x/z, तो z/x इज 1/cos थीटा और dz/dt इज u। तो इसके वेलोसिटी ये x है, तो इसकी वेलोसिटी dx/dt यही निकालनी थी हमने। तो dx/dt इज u/cos थीटा। dx/dt इज u/cos थीटा। सर इसमें y कैसे कांस्टेंट है? ये दोनों फिक्स्ड नहीं है। y कैसे बदल जाएगा? दोनों पुलिस फिक्स्ड है, तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसे बदल जाएगा? ओके सर।
मेरे को इसकी वेलोसिटी बतानी है कितनी है, कितनी होगी इसकी वेलोसिटी। लॉजिक से कोई बता सकता है तो, या किसी फॉर्मूला से बता सकते हो तो, लॉजिक से या फॉर्मूला से। अच्छा मेरे को ये बताओ, इसकी वेलोसिटी 2 है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? 2 इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? 1 ये मूवेबल पुली है, पुली की और इन दोनों एंड्स की वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है? पुली के एक साइड पे जो मास है उसकी वेलोसिटी है 2, एक साइड पे 1, तो पुली की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2 + 1/2। और डायरेक्शन कौन सी है सबकी? जे कैप, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर, तो हो गया सॉल्व 3/2। बिकॉज ये मूवेबल पुली से भी कर सकते हो, अब जैसे आज हमने कर लिया कंसेप्ट। और कौन सा रह गया? 8th में हमारे को डायग्राम दिया है, ये तो इजी था, नॉर्मल रिएक्शन ही तो मार्क करना था बस। हमारे को दिया एक स्फीयर यहाँ प्लेस्ड है, ये एंगल 30 है। ये नॉर्मल रिएक्शन N1 जो वॉल ने लगाया है वो N2 और वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स mg। ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल N1 cos 60 so N1 cos 60 should be equals to N2 and N1 sin 60 should be equals to mg। सर वो मास एंगल के 60 डिग्री कैसे? एक मिनट रुको जरा, मैं आपसे ही सॉल्व कराऊंगा, वो मैं नहीं बताऊंगा, पहले मेरे को देखने दो ये डाउट किसने पूछा। हाँ जी, किसको नहीं आया समझिए एंगल 60 कैसे है? किसको नहीं आया समझिए एंगल 60 कैसे है? यार अभी तो कोई डाउट पूछ रहा था, अब ये भी नहीं बताओगे किसको नहीं आया समझ? सर मुझे भी नहीं आया। नहीं आया, अच्छा मेरे को बताना ये एंगल कितना होगा। इन दोनों लाइंस में एंगल कितना है? इसमें और इसमें 90। 90। इस लाइन में और इस लाइन में 90। है ना, ये भी 90। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स, तो अगर ये एंगल 30 तो ये भी 30, ये 30 तो ये 60 होगा। फिर ये तो सिंपल ज्योमेट्री है, अगर ये एंगल 30 है तो ये भी 30 है, ये 30 है तो पूरा 90 है, मतलब ये 60 है। तो ये सॉल्व हो गया। N1 की वैल्यू आ गई 1000/3, उसको ऊपर पुट कर दो तो वहां से N2 की वैल्यू आ जाएगी 500/√3। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे। सर हाँ जी, सर संडे है टेस्ट इस बार? संडे को काइनेमैटिक्स का टेस्ट होगा। हाँ, पूरी काइनेमैटिक्स का। नहीं आएगा। क्या?
एनएलएम नहीं आएगा न्यूटन लॉ? नहीं नहीं, ये तो भी इसमें हुआ ही क्या है, तो ऐसे अभी मतलब अगर लिटरली पूछो तो मैं इसमें ऐसे सिंपल टाइम पास वाली चीजें बता रहा हूँ। एनएलएम इज ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके टेस्ट में अगर आपने 70 to 80% ले लिए तो मतलब आपको नेशनल कॉलेज पक्का मिल जाएगा, बिकॉज लॉज ऑफ मोशन का जब एक्चुअल में टेस्ट होता है, पूरा चैप्टर जब हो जाता है, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने बाद में आईआईटी में से फर्स्ट 100 में भी रैंक लिया, लॉज ऑफ मोशन के टेस्ट में वो सब फेल हुए थे पहली बारी। बहुत ही रेयर इसके टेस्ट में कोई पास होता है जब पूरे यूनिट का टेस्ट होता है।